हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, 6th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था महाद्वीप और महासागर के बारे में। आज हमारी क्लास रहेगी स्थल रूप एवं जीवन के बारे में। स्थल रूप यानी कि जो हमारे इस धरातल का एक भूखंड है, जिनको हम महाद्वीपों के रूप में जानते हैं, वहां पर जीवन कैसा है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपने वेदों की कहानी तो पढ़ी होगी। उन्हीं 4 वेदों में से अथर्ववेद एक वेद है हमारा, और उसी अथर्ववेद में एक सूक्त है भूमि सूक्त। उस भूमि सूक्त में पृथ्वी के लिए कुछ स्रोत बताए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न, पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती है। हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसकी संतान हूं। यानी कि इस धरती के ऊपर पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, उन सभी की संपन्नता के साथ अपने आधार को बनाए रखती है, और हम उस पृथ्वी पर निवास करते हैं तो हम उसको अपनी माता के समान मानते हैं, और हम पृथ्वी की संतान हैं। ये कहाँ लिखा गया है? ये अथर्ववेद के भूमि सूक्त में। ये हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन के बारे में दर्शाता है। आखिर इसकी कहानी क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों की कहानियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहाड़ देख रहे हो, ये लहराती हुई फसलें आप देख रहे हो, ये नदियां आप देख रहे हो, पेड़ पौधे आप देख रहे हो। इसी प्रकार के जीवन को जानना है। इतनी रंगीन दुनिया है ना? इतनी ही रंगीन दुनिया के बारे में हमें जानना है। या हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, यानी कि स्थल रूप किन किन प्रकारों में मौजूद है। ठीक, और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है, और हमारी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां और अवसर हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई, प्रत्येक स्थल रूप के साथ हमारी लाइफ की क्या चैलेंजेस हैं और किस प्रकार के अवसर वहां पर हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। 2 क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। ये 2 क्वेश्चन क्या हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले, हमारी अर्थ पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उन्हीं में से हम मनुष्य भी हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो हम मनुष्यों की भांति स्तनधारी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्तनधारी। उन्हीं में अगर बात की जाती है तो स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसे स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव वो जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी जीव उन्हें कहा गया है जो अपने शिशु या बच्चों को स्तनपान करवाते हैं। दूध पिलाने के बजाय आप लिख सकते हो स्तनपान करवाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इन्हें मैमल्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इन्हें मैमल्स की उपाधि दी गई होती है। उसी प्रकार हम मनुष्य भी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं इस धरती पर पाई जाती हैं। जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप देखोगे तो ये बहुत बार मल्टी टाइम्स चेंज होता रहता है। आप कहोगे सर कैसे होता रहता है, हम कैसे देखें? भाई, मान लो मैं आपको यहां से झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र से भेजूं और आपको यूपी के प्रयागराज तक पहुंचना है। छोटा नागपुर क्षेत्र से आओ झारखंड के, और यूपी के प्रयागराज तक आओ। जब वहां से आप चलोगे तो वो एक पठारी क्षेत्र है। छोटा नागपुर कैसा क्षेत्र आपको नजर आएगा? पठारी क्षेत्र। पठार और पर्वत क्या होता है वो भी बताऊंगा। पठारी क्षेत्र है।
जब सड़क यात्रा करके आप उत्तर प्रदेश तक आओगे तो रास्ते में आपको माउंटेन्स भी नजर आएंगे और नदियां भी नजर आएंगे। तो आप पठारी क्षेत्र से चले, बीच में पर्वत भी आए, पर्वतों के अलावा नदियां भी आई, नदियों के अलावा मैदान भी आए। ठीक, तो ये विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां आप देख रहे हो ना, ये विभिन्न प्रकार की चीजें जो आप देख रहे हो, ये बोली जाती हैं आपकी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से कुछ अलग अलग स्कार प्लेट्स। तो भाई ये विभिन्न प्रकार की चीजें जो आप देख रहे हो, ये जो धरती पे चेंजेस आप देख रहे हो अलग अलग प्रकार से, यही स्थल रूप है। यही क्या है? स्थल रूप है। सॉरी, स्कार प्लेन में बोल गया था, स्कार प्लेन नहीं, इनको हम स्थल रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थल रूप। कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं पर्वतीय, कहीं नदी क्षेत्र, कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो ये विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में गिना जाता है। और ये चेंजेस मात्र आप झारखंड से उत्तर प्रदेश आते हुए नहीं, आप किसी भी क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में जाओगे तो भी ये देख सकते हो। जैसे आप हरियाणा से होते हुए उत्तराखंड के रास्ते से निकलोगे तो भी देखोगे, आप हरियाणा से यूपी झारखंड की ओर जाओगे तो भी देखोगे। तो इस प्रकार की चीजें आप देखते हो। इसके अलावा उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाओ, इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि लैंडस्केप को देखोगे। 3 प्रकार के स्थल रूप आपके सामने आएंगे। स्थल रूप मतलब लैंडफॉर्म्स। 3 प्रकार के लैंडफॉर्म आप देख पाओगे। और वो 3 प्रकार के लैंडफॉर्म कौन से हैं? तो 3 प्रकार के लैंडफॉर्म में नदियां भूल जाओ तो भैया पठार, पर्वत और मैदान, ये 3 प्रकार के लैंडफॉर्म है, पठार, पर्वत और मैदान। हालांकि इनके बारे में रिसर्च करेंगे और अच्छे से पता करते हैं कि ये क्या है। अच्छे से इनके बारे में पता करते हैं कि ये क्या है। देखिए, आप अलग अलग चीजें देखते हो। एक कुछ वर्ड है जैसे तुंगता। तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, अंग्रेजी भाषा में इसे एल्टीट्यूड बोल देते हैं। और ये मैक्सिमम समुद्र तल से मेजर की जाती है। ठीक है, जैसे पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया, और उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई, ये सब किससे मेजर की जाती है? तो समुद्र तल से। पर्वतों के ऊपर से चिड़िया उड़ रही है, वायुयान उड़ रहा है, उस हिसाब से वो चीजें। तो तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने बताया कि जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, उनका अन्वेषण हम करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। 3 प्रकार के लैंडफॉर्म्स हम मैक्सिमम देखते हैं। वो कौन से हैं वो मैंने एक बार वैसे डिफाइन भी किया आपके सामने, पर्वत, पठार और मैदान। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हम देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर एक भौतिक स्वरूप है, फिजिकली एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारी धरती पर, और स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। एक स्थल रूप बनने में ये नहीं कि आज ही धरती पे कोई स्थल रूप क्रिएट हो जाएगा। किसी भी लैंडफॉर्म को बनने में लाखों साल लगते हैं। जैसे कि हिमालय है, लाखों साल लग गए उसको बनने में। हमारा मैदानी क्षेत्र है, लाखों साल लग गए इसको बनने में। कोई भी लैंडफॉर्म आसानी से नहीं बनता है, उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। और जब वो बनते हैं तो उसका लाइफ और एनवायरनमेंट से बहुत डीपली कनेक्शन होता है, बहुत गहरा संबंध होता है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया, और इन लैंडफॉर्म्स को 3 श्रेणियों में, 3 सीरीज में, 3 पार्ट्स में बांटा गया। वो कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान। मैंने बताए तीनों आपको। ठीक, ये दिखाऊं भी कैसे हैं। स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे व जीव जंतु पाए जाते हैं। आप पर्वतों पे देखोगे अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अलग प्रकार की थोड़ी जलवायु मिलेगी आपको।
आप मैदानों में देखोगे तो जलवायु में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा और प्रजातियां जीव जंतुओं की अलग मिलेंगी, पेड़ पौधों की अलग मिलेंगी। वैसे ही पठारी क्षेत्रों में अलग प्रकार से ये चीजें दिखाई देंगी। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। हम मनुष्य है ना, हम हर प्रकार के तरीके से खुद को ढाल लेते हैं। हमें पर्वतों पे रहना है, हमने उस हिसाब से खुद को ढाल लिया। हमें पठारी क्षेत्र में रहना है, हमने उस हिसाब से खुद को ढाल लिया। हमें मैदानों में रहना है, हमने उस हिसाब से खुद को ढाल लिया। इन स्थानों में सभी प्रकार से समान जनसंख्या निवास नहीं करती है, अलग अलग प्रकार से यहां पर जनसंख्या निवास करती है, अलग अलग प्रकार से यहां पर जनसंख्या रेजिडेंस करती है। इसलिए इन चीजों को डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। आइए सबसे पहले मैं पर्वतों की बात करता हूं। तो पर्वत एक स्थल रूप होता है। मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से आपको एक माउंटेन रेंजेस नजर आएगी, जिसको हम पर्वतीय श्रृंखला के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार की कुछ रेंजेस आपको नजर आ रही होंगी, इस प्रकार की चीजें आपने देखी होंगी। ये पर्वत का रूप है। पर्वत की खास पहचान होती है कि वो शिखर रखता है। उसके पास क्या होता है भाई? शिखर होती है, यानी कि चोटी होती है, पीक होती है, उसे हम कहेंगे। यानी कि ये इसके आसपास की भूमि है और इसकी आसपास की भूमि से उठा हुआ भाग, लेकिन ऊपर से नुकीला, ऊपर से नुकीला उठा हुआ भाग। तो पठार भी होते हैं लेकिन वो नुकीले नहीं होते। तो ये पृथ्वी है और इसके आसपास में इसके ऊपर उठा हुआ भाग पर्वत कहलाएगा। कैसे? तो कुछ कंडीशंस होती है जिनको ये पूरा करता है, तभी ये पर्वत कहलाता है। कौन सा? तो पर्वत वे स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे उठते हैं। चौड़े आधार, खड़ी ढलान। चौड़ा आधार, खड़ी ढलान, संकरे शिखर, संकरे शिखर, ठीक है, जिन्हें चोटियां भी कह सकते हैं, के रूप में पहचाना जा सकता है। ऐसी जब शेप आपको दिखेगी तो आप इन्हें पर्वत या पहाड़ बोल दोगे। पर्वत या पहाड़ बोल दोगे जब भी ऐसी हमने इमेज छाप ली, ऐसी इमेज पर्वत और पहाड़ होगी। ये बना दी भाई हमने, ठीक। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। अब यही माउंटेन कुछ ऐसे होते हैं जिन पे बर्फ पड़ी होती है, ठीक है, जो बर्फ से ढके होते हैं। और कुछ पर्वत, अगर मैं बात करूं, वो बर्फ से नहीं ढके होते, क्योंकि ये बर्फ से तब ढकेंगे जब अधिक ऊंचाई होगी। जब अधिक ऊंचाई होगी, ऊंचाई कितनी अधिक होगी उसके लिए लिमिटेशन मानी गई, कम से कम 6000 मीटर तो होनी चाहिए उसकी हाइट। तो ऐसा बताया गया है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलती, हिम का अर्थ होता है बर्फ, जब बर्फ पिघलती है तो यही बर्फ व्यापक जल में बदल जाती है और वही व्यापक जल नदियों का रूप ले लेता है। सॉरी भाई, वही व्यापक जल नदियों का रूप ले लेता है। और ये तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर यह बर्फ पिघलती है, क्योंकि बर्फ जमी भी कहां होती है? ऊंचाई पे जमी होती है, इसलिए पिघलती भी कहां पर है? ऊंचाई पे पिघलती है, ठीक। ये आप देख पाओगे, ये पर्वत है और ये सफेद सफेद इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। ये सफेद सफेद इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है, ठीक, इसे बोलते हैं। ये एक हाई ढलान है, ये हाई ढलान है। ये आप एक संकरा शिखर देख सकते हो, संकरा शिखर देख सकते हो, ऊंचाई है, संकरा शिखर है, ठीक। चौड़ा आधार देख सकते हो। कैसा आधार? चौड़ा आधार देख सकते हो।
चौड़ा आधार भी हम इसे बोल सकते हैं, देख सकते हो अच्छे से। फिर यही जब बर्फ पिघलती है तो व्यापक जल के रूप में ये नदियों में परिवर्तित हो जाती है। ये नदी आप देख सकते हो, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये एक अलग से उठा हुआ भाग नजर आ रहा होगा। अब उठा हुआ भाग तो ये धरती से ही है ना, और लेकिन ऊपर से समतल है, तो ये क्या है? पठार है। ये क्या है? पर्वत है। अब नीचे बिल्कुल समतल क्षेत्र को आप देख पा रहे हो, ये जो नीचे बिल्कुल समतल क्षेत्र है इसको मैदान बोल देंगे। तो एक ही फोटो में तीनों चीज मैंने आपको दिखा दी है। ये खेत वगैरह है, ये मैदान है, ठीक। खेत वगैरह है, ये मैदान है। एक ही चित्र आपको डिफाइन कर देगा ये चीजें क्या हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, चलो। तो ये पर्वत, ये पठार और ये मैदान, ठीक। और अंततः ये नदी कहां गिर रही है? ये महासागर, या फिर मैं सागर भी कह सकता हूं। यहां ये नदी बह करके आ रही है और अंततः महासागर में प्रवेश कर जा रही है। यानी कि 3 स्थल रूप दिखाए गए हैं। पर्वत, इनमें से 2 हिमछादित दिखाया गया है। हिमछादित मतलब बर्फ से ढका हुआ दिखाया गया है दोनों को। बाईं ओर पठार दिखाया गया है, ये पठार है आपके सामने। एक मैदान जहां पर्वतों से आती हुई नदी दिखाई गई है, ये मैदान है, और इस मैदान में ये नदी आ रही है। ये चित्र देख के आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि चीजें क्या है। उसके अलावा अगर ये वर्षण, वर्षण भी एक वर्ड आएगा आपको। वायुमंडल से भूमि पर किसी भी प्रकार के रूप में जल गिरना वर्षण कहलाता है। हिमपात और ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप है। भाई वायुमंडल से जब धरती पे पानी गिरता है उसे वर्षण कहेंगे। वर्षण में हिमपात यानी कि ओलावृष्टि भी हो सकती है, ठीक है। बहुत अधिक ऊंचाई तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती। ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। एक ऐसी ऊंचाई भी आती है जहां पर बर्फ पिघलती नहीं है, जमी रहती है, और ये अत्यधिक ऊंचाई की बात हो रही है। ऐसे जगह पे पर्वत कंप्लीटली बर्फ से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य उच्च स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयां और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हिमालय तो हो गया ऊंचा, लेकिन कुछ जगह पे कुछ इस प्रकार से खड़ी ढलान नहीं मिलेगी, कुछ गोलाई में ढलान मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनी अरावली देख लो, अपनी अरावली तो वो हिल है। वो क्या है? हिल है, गोल आकार की छोटी पहाड़ी है जिसे पहाड़ी कहेंगे या हिल कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी। बर्फ क्या है? आप बर्फ देखना चाहते हो कैसे जमी होती है, तो आपको कश्मीर भारत में इसकी यात्रा करनी होगी। कभी हिमाचल प्रदेश जाना, उत्तराखंड जाना, लद्दाख जाना, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में जाना। ये वो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर हिमपात देखने को मिलता है, ठीक है। अब लगभग भारत के अधिकांश भागों में बारिश होती रहती है, लेकिन कभी कभी हिमपात के रूप में हमारे यहां ओले भी गिर जाते हैं, ठीक है। जब वो बर्फ पिघलने नहीं पाती और सीधा बारिश की बूंद जमे हुए रूप में आती है तो उसे ओलावृष्टि के रूप में देखते हैं, जो भारी नुकसान का कारण भी बनती है। बहुत ऊंचे स्थानों पर काफी ठंड है, वहां हिम गिरेगी, वहां पर हिम का एक नरम और सुंदर आवरण बन जाएगा। वहां पर बर्फ गिरेगी तो वहां नरम और सुंदर आवरण बनेगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। जब वही बर्फ हवाओं के साथ तेज गति से एक कठोर रूप लेकर के पानी की बूंदों की जगह डायरेक्ट गिरती है तो उसे ओलावृष्टि बोल देते हैं, उसे ओलावृष्टि बोल देते हैं। और ओलावृष्टि का सामना बहुत बार आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है, देखा भी होगा। हमारे भी क्षेत्र में आती रहती है ओलावृष्टि, ऐसी चीजें देखते हैं। ये एक पर्वत है भारत का, सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे एवरेस्ट, ग्रीसरंग मतलब शिखर, पर्वत का शिखर, ठीक है। यह एंकोगुआ ग्रीसरंग है। ये देख सकते हो आप ऊपर से बर्फ से ढके हुए। इनकी हाइट इतनी है,
आप ये देख लो, बहुत भारी मात्रा में इधर बर्फ दिखाई देगी। किलीमंजारो है, ये देखो किलीमंजारो की चोटी देख लो। ये ब्लॉक श्रृंग है, ब्लॉक पर्वत आपको नजर आ रहे हैं, ऊंचाई कम है लेकिन अत्यधिक एक प्रकार से इसका एक पूरा ब्लॉक क्षेत्र है। यानी कि ब्लॉक माउंटेन ऐसे माउंटेन जो शिखर की तरह नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनकी हाइट भी अच्छी खासी है, तो बर्फ जमी हुई है, ठीक है। ये अन्नामुडी है भारत, दक्षिण भारत का, ये आप देख सकते हो किस प्रकार से हरा भरा है और ठंडा क्षेत्र आपको नजर आएगा। ये कंचनजंगा है भारत की, सफेद दूध की तरह बर्फ की चादरों से ढकी हुई कंचनजंगा आपको नजर आएगी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये विश्व के 6 पर्वतों के चित्र आपको दिखाए, कौन सा क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी। और पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब एशिया में सबसे ऊंचा क्या है? हिमालय है। यूरोप में क्या है? अल्पास है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, ठीक। और हजारों किलोमीटर तक ये श्रृंखलाएं फैली हुई है, ठीक है भाई। ये जो निशान दिख रहा है सबसे ऊंचा, ये क्या है? ये है हमारा हिमालय, ठीक। ये लंबाई के आधार पर दिखाई जाए तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आएगी, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए हाइट के आधार पे, ये चीजें हाइट के आधार पे हैं। हिमालय की हाइट है 8000 मीटर के लगभग, सबसे ऊंचा और नवीन पर्वत है दुनिया का। ये अलग अलग हाइट के आधार पर, ये हमारी कंचनजंगा है, ठीक। ये हमारी कंचनजंगा भी 8000 के लगभग है, ठीक है। ये आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार से। ये अन्नामुडी देख लो, अन्नामुडी की अगर मैं प्रॉपर हाइट देखूं तो लगभग 2000 से 3000 के बीच में है, ठीक है। अन्नामुडी को हम देखें तो 2000-3000 से बीच में है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं एक पर्वत और अन्नामुडी के अलावा, यह आप देखिए ब्लॉन्गसरिंग और किलीमंजारो। अगर ब्लॉन्गसरिंग और किलीमंजारो को देखोगे दोनों में, ये ब्लॉन्गसरिंग है, इसकी हाइट भी यही कोई आप मान लो 4000 से 5000 के मीटर, ठीक। और किलीमंजारो की हाइट भी यही कोई 5000 से 6000 मीटर। अब गौर से देखिए, जैसे जैसे 1000 मीटर से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं बर्फ की कहानी शुरू होती जा रही है, और 6000 मीटर के लगभग पहुंचे तो सॉलिड रूप से बर्फ जमी ही हुई है, यह आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर सभी की हाइट हमने देख ली है, ठीक है। ये 6 अलग अलग पर्वत है। हाँ, एक ये और रह गई एकांगुआ तो रह ही गई भाई, ये मान लो एकांगुआ। इसकी हाइट देखो, एकांगुआ की भी हाइट 6000 से 7000 के बीच में है। तो ये पर्वत है अलग अलग प्रकार से। इनमें सबसे कम हाइट अपनी अन्नामुडी की दिखाई देगी आपको। सबसे कम हाइट किसकी दिखाई देगी? अन्नामुडी की, ठीक। ये अन्नामुडी, ये किलीमंजारो, ये ब्लॉन्क है, ये एकांगुआ, ये हमारा हिमालय, और ये कंचनजंगा है, ठीक। इन 6 पर्वतों का नाम हमने देखा है। उसके अलावा अलग अलग ऊंचाई यहां पर दिखाई गई है, ठीक। अब ऊपर से नीचे दिखाया गया है। सबसे पहले सबसे ऊंचा है एवरेस्ट, तिब्बत में, नेपाल और तिब्बत के बीच में। फिर कंचनजंगा है सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में।
हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की दो सबसे ऊंची चोटियां दिखाई गई हैं। एंडीज श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी एंकागोआ ग्रीसरंग है। यह तीसरे नंबर पे हमने कौन सी दिखाई है? एंकागोआ ग्रीसरंग। ठीक, ये कहां है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज पर्वत पे है। पूर्वी अफ्रीका में किलीमंजारो, यह हमने कौन सी दिखाई है? यह किलीमंजारो। फिर किलीमंजारो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी अफ्रीका में। ठीक, फिर उसके बाद मैं बताऊं आपको, तो पश्चिमी यूरोप में ब्लांक अल्पास का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह ब्लांक पर्वत है, यह अल्पास माउंटेन है, यह अल्पास है। ठीक है, एंकागोआ एंडीज है। एंकागोआ किसकी है? एंडीज की है। ठीक, किलीमंजारो, किलीमंजारो के नाम से है पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका और ये यूरोप है। और ये तो भारत की है भाई, दोनों अगर देखो तो बीच में लिख देते हैं भारत। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आखिरी वाली भी भारत की ही है, ये भी भारत की है, लेकिन ये पश्चिमी घाट की है। किसकी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अन्नामुडी, और ये शिखर है केरल में, अन्नाई शिखर भी इसे कहेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो चोटियां मैंने दिखाई हैं, ये अलग अलग क्षेत्र की अपने आप में सबसे ऊंची चोटियां हैं, और हर चोटी को हमने अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस लगाया है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लगा दिया, हमने इमेज के थ्रू इनको देखा भी और अच्छे से क्लियर भी किया है। ठीक, पर्वत हैं तो पर्वतों पे वन भी होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले वन मॉस, फूल और वास्तविक जड़ों से रहित छोटे हरे भरे वनस्पतियों वाले होते हैं। ठीक, यहां पर मखमली तरह के वन फैलते हैं। लाइकेन पौधों के समान जीव को सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। ऐसे छोटे छोटे आपने लाइकेन्स देखे होंगे, वो पर्वतों पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पर नुकीली चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्यों? क्योंकि हिमालय सबसे नया पर्वत है। हिमालय के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो कुछ लाखों वर्ष पहले ही ये बना है, और कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां हैं, जैसे कि अरावली बहुत प्राचीन है तो ये विश्व की, क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र में बनी हुई है, लेकिन इसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी देखते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई है, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ। अब जो ये अरावली है, अरावली में कटाव ज्यादा हुआ, कटाव ज्यादा, तो कटाव ज्यादा हुआ तो इसके कारण इसका आकार कैसा हो गया? गोलाकार हो गया। अरावली आपको राउंडेड शेप में नजर आएगी। कैसे शेप में नजर आएगी? राउंडेड शेप में। और ऐसा आज हिमालय में भी हो रहा है। हिमालय के साथ भी ऐसा हो रहा है। हिमालय में भी अपर्दन ज्यादा होता है। हिमालय में भूस्खलन जैसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी होती रहती है, मिट्टी का कटाव वगैरह होती रहती है। ठीक है, हालांकि ये चीजें आपको साइंस के अंदर ज्यादा देखने को मिलती हैं। और उसके अलावा कुछ पर्वतों जैसी हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, ऐसा भी कहा जाता है। कहते हैं कि हिमालय आज भी ग्रो कर रहा है। और नो डाउट इसमें भूगर्भ वैज्ञानिकों ने खोज भी करी है, और अच्छे से भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इसमें जांच भी करी है, और उस जांच में सही पाया भी गया है। तो कहीं ना कहीं हम इसे सही मान सकते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है। चलिए, पर्वतीय परिवेश की अगर मैं बात करूं तो पर्वतों की ढलान पर एक प्रकार का वन होता है, पर्वतीय वन उन्हें कहेंगे। पर्वत जब आप हिमालय पे देखने के लिए जाओगे तो हिमालय के स्लोप में जब आप नीचे आओगे तो यहाँ
घास पेड़ पौधे उगे नजर आएंगे तो इन्हें हम वन बोल देते हैं। आप देखना उसकी ढलानों के सहारे बड़े बड़े पेड़ खड़े होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको वनों के रूप में दिखाई देंगे। ये पर्वतों की ढलानों पर नजर आएंगे आपको। तो इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले क्षेत्र ये पर्वतीय वन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? पर्वतीय वन। कुछ ऐसी भी घास होती है जो इनकी दीवारों पर चिपकी हुई नजर आएगी आपको। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, इस पर ज्यादातर वृक्ष कैसे होंगे? शंकुधारी वृक्ष होंगे। कैसे होंगे? शंकुधारी। जैसे पाइन, जिसे हम चीड़ बोल देते, फर, स्प्रूस, देवदार, ये मैक्सिमम पाए जाते हैं। आप हिमालय की साइड चले जाओ, देवदार के बेहद पेड़ दिखाई देंगे आपको, बेहद पेड़। ठीक है, इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, ये शंकु के आकार के होते हैं और ये लंबी लंबी ऊंचाई आपको दिखाई देती है पर्वतों की। इनकी पत्तियां भी पतली नजर आएंगी आपको, नोकदार होती हैं। ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास उगती है, मोस, काई, लाइकेन। मोस को बोलते हैं काई, लाइकेन ये वो घास होती है, जैसे मान लो ये पर्वत है, इस पर्वत पे पानी बह रहा है, इस पानी बह रहा है तो यहां ग्रीन ग्रीन कलर में चिपक जाएगी, ऐसी नजर आएगी। इस प्रकार से पर्वतों के ऊपर ये चीजें दिखाई देती है। तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से पेड़ पौधों के ऊपर ये चीजें, ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये चीजें दिखाई देती हैं। तो यानी कि जब पर्वतीय परिवेश में ढलानों की ओर देखते हैं तो वन भी पाए जाते हैं, इन चीजों का हमें आभास होता है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो कम से कम आज से आप 1500 वर्ष पूर्व, लगभग 1500 साल पहले जब जाओगे तो आपको भारत के एक महान कवि का नाम सुना होगा जिसको हम कालिदास कहते हैं। अब कालिदास ने 2 श्लोक लिखे थे, 2 श्लोक दिए थे। उस 2 श्लोक की अगर मैं बात करूं तो जो काव्य ग्रंथ है वो कुमार रस संभव है, जिसमें हिमालय की स्तुति के बारे में बताया गया है। पूछ ले कालिदास के किस रचना में? कुमार रस संभव में हिमालय की स्तुति की गई है। उसमें कहा भी गया है कि उत्तर भारत के उत्तरी भागों में देवता स्थन सुदर्श पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। ठीक है, एक ऐसा है जो देवताओं के समान पूजनीय है, और हिमालय जो पर्वतों का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है, वेस्टर्न क्षेत्र से, नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी को नापने का काम करता है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो पृथ्वी की लंबाई को नाप रहा हो, पृथ्वी को मापने का काम कर रहा हो। गंगा के झरनों की फुहार से युक्त है, देवदार के वृक्षों को हिलने, मोर पंखों को फरफराने, शीतल मंद सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। ऐसे लोग जो पर्वतवासी हैं, पर्वतों पर रहते हैं, वो हिरण को खोज वगैरह करके उसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी थकान मिटाते हैं, उन चीजों का आनंद लेते हुए। ये बात कालिदास की पुस्तक कुमार संभव बोलती है। ठीक है, इन चीजों को हमने देखा है, तो ये बहुत सारी चीजें हम समझते हैं। तो ये कालिदास के ग्रंथ में हिमालय की स्तुति की गई है और आपको मानना होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ पर्वतीय जीवों की प्रजातियां दिखा रहा हूं। जैसे हिमालयी क्षेत्र में ये तहर पाई जाती है, ये एक बकरी की प्रजाति आपको नजर आएगी, बहुत भारी ऊन है इसके शरीर पर, आप देख पा रहे हो। ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है अधिकतर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये पेरीग्रीन फाल्कन आप देख सकते हो, एक प्रकार से बाज जैसी प्रजाति है। ये बाज की तरह दिखाई देती है, बहुत बड़ी शिकारी प्रजाति है। ठीक है, ये पहाड़ी रैबिट आप देख सकते हो, नॉर्मल रैबिट की जैसा ही दिखता है, लेकिन ये अलग प्रकार से भारी ऊन वाला, इससे अंगोरा ऊन प्राप्त करते हैं, आपको पता हो। ये सुनहरा बाज भी पहाड़ी क्षेत्रों में नजर आता है, गोल्डन ईगल हम इसे कह सकते हैं। ठीक, ये कैनेडियन लिंक्स एक बिल्ली की प्रजाति है जो ठंडे एरिया में रहना पसंद करती है। ठीक, बहुत बार स्कूलों में आपने पढ़ा होगा याक, वाई फॉर याक,
एक पहाड़ी भैंसे की प्रजाति है, पहाड़ी भैंसे की प्रजाति है। आइबेक्स एक प्रकार से बकरी जैसी दिखाई देने वाली प्रजाति है। ग्रे फॉक्स ये लोमड़ी है, ग्रे लोमड़ी। एक देखिए लोमड़ी, सियार, ये कुत्ते जैसी प्रजाति नजर आती है, ये चीजें। तेंदुआ को आप सभी जानते होंगे, तेंदुआ ये तेंदुआ ये पेड़ों पे चढ़ता है, ये बिल्ली की प्रजाति है, ठीक है। कभी ना कभी लोकल में भी खबर सुनी होगी, तेंदुआ घुस आया, ये हो गया, तेंदुआ आ गया, इतने शिकार, इस प्रकार की खबरें आती हैं। भालू, ये भालू है, रीछ, हम इसे, रीछ और भालू अलग अलग होते वैसे तो, बट ये भालू नजर आ रहा है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ये बड़ा गजब का जानवर दिखता है, कुत्ते की तरह नजर आएगा बट बहुत डेंजरस होता है। तो जो पर्वत होते हैं उनमें घने वन, बहती नदियां भी आपको नजर आएगी, पर्वतों से ही नदियां नजर आएंगी आपको, बहती हुई नदियां। ये हमने जीव जंतु देखे। इसके अलावा हम बात करें, जो घने पर्वत होते हैं वहां से बहती हुई नदियां, झीलें, घास के मैदान, कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। जितनी भी चीजें होती है पर्वतों में, वो सब प्रकार के जीवों को आश्रय यानी कि रहने की जगह देती हैं। गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फॉल्कन, घुमंतू बाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइबेक्स जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू, इन सभी प्राणियों के चित्र हमने देखे, वो सारे पर्वतों पर रहते हैं। अब मैं बात करूं, जैसे हिमालय से निकलने वाले भारतीय नदियों में सबसे विशालतम है गंगा। गंगा को हम गंगा जी कह करके पूजते हैं। हमारे सनातन में सबसे पूजनीय नदी गंगा मानी गई है। तो वो हिमालय से निकलने वाली सबसे महानतम नदी है। इसे अंग्रेजी भाषा में गंगेज कहा जाता है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग है, वैसे 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं और ये सभी सहायक नदियों को ले जाकर के महासागर में मिला देती है। हिंद महासागर में गिरती है वैसे तो ये। और आपको अवसर है, हमने तो बंगाल की खाड़ी सुनी है भैया, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक। तो ये वैसे देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन महासागर पूछा जाए तो हिंद महासागर में गिरती है, ठीक। भारत की जितनी भी नदियां वो सारी की सारी हिंद महासागर में गिरती हैं, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी इसमें मिलती है, जैसे यमुना है, घाघरा, यमुना और घाघरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये भी हिमालय से निकलती हैं। सोन है गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाली विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। इसकी सहायक नदी सोन है, वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके इसमें मिलती है, जो गंगा के साउथ में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये नदियां इसमें मिलती है और गंगा भारत की विशाल नदी। ये एक प्रकार से मैं कहूं, उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वेदिका कृषि, ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये सीढ़ी नुमा खेती, ऊपर से स्टेप बाय स्टेप बना के, उधर से स्टेप बन के आया, फिर यहाँ स्टेप बना, फिर यहाँ स्टेप बना, फिर यहाँ स्टेप बना। तो अलग अलग प्रकार से सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पर की जाती है। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्रों पर इसलिए की जाती है ताकि जमीन पानी के साथ कटाव में ना आए और उसकी मजबूती बनी रहे। तो ये सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीढ़ी नुमा खेती। ये आप देख सकते हो और ये खासकर उत्तरी भारत में देखने को मिलेगी आपको, हिमालयी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में। बहुत अद्भुत का नजारा होता है जब इन खेतों को आप देखते हो तो। इसके अलावा पर्वतीय जीवन कैसा है, पर्वतीय जीवन की जब बात आती है तो पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे हो सकते हैं।
यानी कि पर्वत ही हो गया तो यार सिंपल या समतल नहीं मिलेगा। आप इसको डेफिनेटली समतल तरीके से नहीं मान सकते और ना ही समतल तरीके से इनको काउंट कर सकते। तो ये कैसे मिलेंगे, उबड़ खाबड़ आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ घाटियां भी होंगी, गहरी गहरी खाइयां भी नजर आएंगी आपको। इसके अलावा कृषि अर्थात ढलानों की भूमि को काटकर, अब जैसे ही स्लोप में जाओगे तो यहां से कट कर दिया, समतल किया, फिर कट कर दिया, फिर समतल किया। तो इस प्रकार से ये मान लो पर्वत है, कट किया समतल, खेती की, कट किया समतल, ऐसे प्रकार से स्टेप बाय स्टेप में जो खेती नजर आएगी वो सीढ़ी नुमा खेती यहीं पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहां कृषि कम पशुपालन ज्यादा किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की बजाय पशुपालन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और पर्यटन पर आने वाले लोग, टूरिज्म पर आने वाले लोग, उनकी इकोनॉमिकल सोर्स का सबसे बड़ा सोर्स है, उनकी आय के स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत माना जा सकता है। क्योंकि पर्यटक आएंगे तो चीजें होंगी, खास खाने पीने की, होटल्स वगैरह बुक होंगे, तो बहुत सारी चीजें, तो इस प्रकार से चीजें वो उनके लिए एक आय का स्रोत बन जाती है और पर्यटकों को आकर्षित करती है वहाँ के नज़ारे, इसलिए वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। लोग वहाँ पर स्कीइंग भी करते हैं, हाइकिंग भी करते हैं और पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, जिसमें हजारों रुपए की टिकट लगती है। तो जो भी आप जंप भी लगाओगे ना, एक जंप होता है एक रस्सी सी बांध के, वो कूदोगे, उसके भी पैसे लेते, बताओ, जान हल्के में आ जाती है, उसके पैसे लेते हैं, बिना पैसे नहीं कूदने देते आपको। तो बहुत सारी चीज है, उसको शायद पता नहीं, बंजी जंपिंग कुछ ऐसा बोलते हैं, इस प्रकार से। ठीक, आप पर्वतों के पवित्र स्थलों पे तीर्थ यात्रा भी देख सकते हो। तीर्थ यात्रा के अलावा बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो बहुत सारी चीजें देखने के लिए वहां पर मौजूद हैं। ठीक, और यहाँ पर प्रकृति का संतुलन भी देख सकते हो। ठीक है, घाटियां क्या होती हैं, तो पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्राय नदियां अथवा जलधारा बहती है। घाटियां खाई को बोल देते। भूभाग भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड होता है, उसे भूभाग कहते हैं। पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग भी कुछ माउंटेनियर्स होते हैं जिनका शौक होता है, मान लो मैं हूं, मेरा घूमने का शौक है, तो वैसे ही कई लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का शौक होगा, आपका पढ़ने का, खाने का, कोई भी शौक हो सकता है। उसी प्रकार से तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए माउंटेनियर्स के नाम पे जो अपना नाम कमा गए। भारत में सबसे पहले जो एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला रही वो बछेंद्री पाल रही। 1984 में ये एवरेस्ट को फतेह करती है, जीतती है, पहली भारतीय महिला बनती है बछेंद्री पाल। ठीक, बहुत छोटी आयु में इसने पर्वतारोहण आरंभ किया था। ये उत्तराखंड क्षेत्र से ही संबंध रखती है, इसलिए बचपन से पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते इसने अपना नाम कमाया। 1984 में चढ़ी थी, इसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 2019 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसे ही 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव बनी है, जो हरियाणा क्षेत्र से रहने वाली है, उनको भी सम्मानित किया गया और ITBP में उन्हें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे नियुक्त किया गया। अरुणा सिम्हा 22 वर्ष की थी, एक दुर्घटना में एक पैर गंवा दिया। ठीक है, अरुणा सिम्हा 22 वर्ष की आयु में अपना पैर गंवा देती है। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन व प्रशिक्षण में 2013 में उन्होंने एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। फिर इसको अप्रिशिएट करती है, इसको आगे बढ़ने में मदद करती है बछेंद्री पाल, जिससे वो 2013 में माउंट एवरेस्ट को जीत जाती है और फिर अंटार्कटिका के विंसन पर्वत पर चढ़ाई करती है, विंसन चोटी पर चढ़ाई करती है। सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई करी किसने? अरुणा सिम्हा ने। और इन्हीं उपलब्धियों के लिए सरकार ने 2015 में उसे पद्म श्री से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? पद्म श्री से सम्मानित करने का काम किया है। तो ये चीजें हमने देखी। अब कुछ चीजें जैसे ये आकस्मिक बाढ़। आकस्मिक बाढ़ मतलब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी चीज जो अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में पानी के बहने से, इतने ज्यादा मात्रा में व्यापक स्तर पर पानी इकट्ठा हो जाना जो मिट्टी का कटाव करना शुरू कर देता है, उसे आकस्मिक बाढ़ कहेंगे। भूस्खलन वही बाढ़ जब मिट्टी का कटाव इतना ज्यादा कर दे कि उसके मार्ग में आने वाले बड़े बड़े रास्ते भी तबाह हो जाएं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये साइडों से मिट्टी धंसना शुरू हो जाए, उसे भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग कहेंगे।
पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आना, इतनी ज्यादा मात्रा में पर्यटकों का आ जाना, इतनी ज्यादा मात्रा में जब गाड़ियां फंस जाएं और आपस में पैदल भी ना निकल पाए, तो वो भी एक प्रकार से लैंडस्लाइडिंग वगैरह का कारण बन सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो और पहाड़ों पे जाते भी हैं लोग घूमने के लिए ऐसा। ठीक है, हिमस्खलन ये आप देख पा रहे हो, कई बार सडनली कुछ अर्थ के भूपरपटी या मैं कहूँ क्रस्ट पे कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक हलचल होती है, जिससे बर्फ पिघलने भी लगती है, बर्फ ढहने भी लगती है, यानी कि एक प्रकार से हिमस्खलन भी हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो पर्वत में अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात, चट्टाने टूट कर के गिरना, उसे हिमस्खलन कह सकते हैं। बादल फटना, अचानक प्रचंड तूफान के साथ तेज बारिश आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? बादल फटना। तेज गति के साथ भारी मात्रा में स्नोफॉल होने लगे, उसे हिमपात कह देंगे। ठंडा मौसम, जब बर्फ ज्यादा जम जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य आदि। इसमें प्रकृति और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी शामिल हैं, बहुत सारी चैलेंजेस भी इसमें शामिल हैं। केवल एक चीज के आधार पर हम इन्हें नहीं कह सकते कि भाई बहुत सुख शांति है। देखो, चीजें नज़ारे अच्छे हैं, घूमने फिरने का मन करता है, वहीं चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, कुछ कुछ चित्रों में हमने दर्शाया भी गया है, और कुछ चुनौतियां किस प्रकार से हैं, वो इस प्रकार की चुनौतियों का सामना आप कर सकते हो, चैलेंजेस देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विश्व भर में अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, कुछ पारंपरिक समुदाय हैं जो पर्वतों को पवित्र मानते हैं। ठीक है, उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे एवरेस्ट ग्रीसन विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी हाइट 8,848 मीटर है। ठीक, कहीं कहीं 8,849 भी मिलती है। अब तिब्बत के लोग इसे चोमलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमलुंगमा, जिसका मतलब होता है जगत जननी। तिब्बत में इसे जगत जननी के नाम से पूजा जाता है। वहीं नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं, यानी कि आकाश की देवी। सागर माथा मतलब आकाश की देवी। तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, जैन मत, बौद्ध मत और बौन, जो कि एक तिब्बत का प्राचीन धर्म है, जो उसे पूजनीय मानता है, पवित्र मानता है। ठीक, पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में देखी जाती है। पर्वत के अगर मैं बात करूं, शिखरों के लिए इतनी एक पवित्र भावना या देवीय भावना या श्रद्धा भावना केवल भारत में ही नहीं, भारत के आसपास तथा अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। भारत के अलावा और भी देश है जो इनकी पूजा करते हैं। अब बात आती है पठार। पठार क्या है? तो पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो भूमि से उठी हुई होती है। मैंने दिखाया था, पठार एक ऐसी स्थलाकृति, मान लो ये धरती है, ये धरती है, और धरती से उठा हुआ भाग और ऊपर से समतल होता है, इसे हम कहेंगे पठार। ये पर्वत की तरह चौड़ा आधार तो रखता है और ऊंचा भी होता है, लेकिन नुकीला शिखर नहीं रखता, नुकीला शिखर नहीं रखता। यानी कि भूमि की ऐसी स्थलाकृति, ऐसी लैंडफॉर्म्स जो उठी हुई होती है और सतह ऊपर से कैसी नजर आ रही है आपको? फ्लैट नजर आ रही है, वही क्या है? पठार। ठीक है, पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। जैसे पर्वत नए और पुराने हैं, वैसे पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण हैं, जैसे तिब्बत का पठार, जो कि सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना गया है, और दूसरा दक्षिण का पठार जो भारत में है, और ये तिब्बत का पठार भी भारत के ऊपर ही है, जिसे विश्व की छत भी कहेंगे। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। अब पठारों की हाइट है वो ज्यादा नहीं हो सकती, 100 मीटर 500-600 से शुरू होकर के 1000 मीटर तक मैक्सिमम हो सकती है, ये हम कह सकते हैं।
तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर। इसे विश्व की छत बोल सकते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबा और चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना, यानी कि 2500 किलोमीटर, इतनी दूरी है कि आप चंडीगढ़ से कन्याकुमारी चले जाओ। चंडीगढ़ से कन्याकुमारी की दूरी भी 2500 किलोमीटर ही मानी जाती है, लगभग इतना ही लंबा ये तिब्बत का पठार माना जाता है। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से। दक्कन का पठार इसलिए उदाहरण दिया जाता है क्योंकि विश्व के सबसे प्राचीन पठारों में गिना जाता है और कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी सक्रियता के कारण बना था। और इतनी लाखों साल पहले की बात है ना कि ये किससे बना था? ज्वालामुखी के फटने से, उसके लावे से ये बना था ये पर्वत। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। जैसे पर्वत है, पर्वतों को जब आप देखोगे तो पर्वतों में मिनरल्स नजर आएंगे, वैसे ही पठारों में बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स नजर आते हैं। ठीक है, खनिजों का भंडार कहा जाता है पठारों को। बहुत सारे पठार खनन के लिए यूज किए जाते हैं और बड़ी बड़ी खानें पठारों में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पूर्वी अफ्रीका में सोने की खान है, वो पठार में ही मौजूद है। ठीक है, भारत के छोटा नागपुर में लौह, कोयला, मैग्नीज आदि चीजें पाई जाती हैं, वो प्रचुर भंडार पठारों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो विश्व भर में जो पठार होते हैं ना, वहां पर भूमि उपजाऊ इतनी ज्यादा नहीं होती जितना वहां पर खनिज ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो भूमि मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले कम उपजाऊ होती है और पठार कृषि के लिए अनुकूल नहीं होते। ज्वालामुखी सक्रियताओं के कारण लावा पठार उपजाऊ होते हैं, लेकिन यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए उपजाऊ होते हैं, क्योंकि लावे के कारण ये उपजाऊ हो जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। छोटा नागपुर में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू है। पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। ऐसे कुछ जलप्रपात है। चेरापूंजी मेघालय के पठार में नहकालिकाई जलप्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। मैं आपको बता देता हूं, पठारों में जलप्रपात भी मौजूद होते हैं। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल्स, तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर वाटरफॉल्स है, जिनके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। ये एक हिमालय के मेघालय के पठार से गिरता हुआ नहकालिकाई जलप्रपात बड़ा ही अद्भुत नजर आता, आप देखोगे तो। ठीक है, चेरापूंजी में स्थित है। मैदान क्या होता है? तो मैदान एक स्थलाकृति होती है और एक ऐसी लैंडफॉर्म्स होती है जो बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल समतल होती है। ठीक, स्पाट, तरंगित मतलब लहरदार हो सकती है। कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां इसमें नहीं पाई जाएंगी और समुद्र तल से मैक्सिमम 300 मीटर ऊंचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम मैंने बताया है। और पर्वत श्रृंखलाओं से जो नदियां निकलती हैं, पहाड़ों से जो नदियां निकलती है और अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लेके आती है और उस मिट्टी का फैलाव एक व्यापक सतह पर कर देती हैं, वही मैदान कहलाते हैं। उनको तलछट्टों के नाम से जानते हैं। तलछट यानी कि पर्वतों के तलों में जमा होने वाली मिट्टी, उन्हें नदी तलछट के नाम से जाकर एक नाम दिया जाता है और जिसे मैदान बोल सकते हैं, जो समतल भूमि के रूप में जमा हो जाते हैं। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, सभी प्रकार के मैदान जो होते हैं उसमें अच्छी फसलें उगाई जाती है और बहुत बेहतर तरीके से ये कृषि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और आपको बता देता हूं, ऐसे क्षेत्र में मेन व्यवसाय कृषि होता है और यहां पर लोगों की जनसंख्या भी ज्यादा निवास करती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहां निवास करती है। अच्छी वनस्पतियां रहती है और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण अच्छे से हो जाता है। ये हमारी पृथ्वी है, जिसमें ये चॉकलेटी चॉकलेटी कलर में, जैसे नील के पास है, एंडीज के इधर है, ठीक है, तिब्बत के उधर है, सिंधु के आसपास वाला क्षेत्र, ये पठार है। उसके अलावा जो ग्रीन ग्रीन कलर में अमेजोन है, ठीक है, मिसिसिपी है, नील है, सिंधु है,
यांगसी है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां हैं। और जो ऑरेंज ऑरेंज कलर में है, जैसे एंडीज, रॉकीज, यूराल, एटलस, हिमालय, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक, ये स्पेस से देखोगे, ये एक सैटेलाइट से ये उत्तरी मैदान है। ठीक, ये बर्फ के आकार में दिख रहा है, ये हिमालय जा रहा है उधर, और ये हरे भरे आपको नजर आ रहे हैं भारत के उत्तरी मैदान है। गंगा के मैदान बोल सकते हैं हम इन्हें। किनके मैदान बोल सकते हैं? गंगा के मैदान बोल सकते हैं। ये बड़ा ही अद्भुत मनोहक दृश्य नजर आएगा आपको। ठीक है, मैदानी जीवन की अगर मैं बात करूं तो हजारों वर्ष पहले बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास आकर के बसी। उनमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता नदी के आसपास ही बसी थी। ठीक है, और समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है। पहले भी मैदानों के साथ में बसी, और अब भी विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किधर रहती है? तो मैदानों में ही रहती है, मैदानों में ही निवास करती है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? भारत की टोटल जनसंख्या जितनी है, मान लो आज के दिन हमारी 141 करोड़ जनसंख्या है, उस 141 करोड़ का 1/4 से अधिक भाग यानी कि भारत में रहता है। या फिर मैं कहूं कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक, या मैं कहूं 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदानों में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। ठीक, इधर कृषि पर, मत्स्य पालन पर ज्यादा डिपेंड रहा जाता है। अन्य क्षेत्र या अन्य फसलों की मैं बात करूं कृषि में, तो चावल, गेहूं, मक्का, जौ, मोटा अनाज, जवार, बाजरा, रागी जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। कपास, जूट, सन, रेशेदार फसलें भी उगाई जा सकती हैं, और वर्षा पर भी निर्भर होती हैं। वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। हाल के दशकों में नहरों के जाल नेटवर्क भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई के कुएं वगैरह बना करके, पंप पाइपों वगैरह से पानी दे करके अलग अलग प्रकार से भूमि की सिंचाई की जाती रही है। ठीक है, बारिश पर, पहले बारिश पर भी डिपेंड रहते थे लोग। ठीक है, सिंचाई में, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, अच्छी खेती हुई है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है क्योंकि ज्यादा सिंचाई में यूज किया जाने लगा है। कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या जिधर ज्यादा बढ़ रही है उधर पोल्यूशन भी हो रहा है, जिससे वो चीज प्रभावित हो रही है। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। बहुत से समुदाय नदियों के स्रोत, एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। दो नदियों, संगम का मतलब होता है जहां दो नदियां मिल जाती हैं। अब हमारे यहाँ दो नदियां, एक गंगा है, एक यमुना है, एक भागीरथी है और एक अलखनंदा। जैसे मिलती है देवप्रयाग को पवित्र मानते हैं, उसके बाद गंगा, यमुना और सरस्वती जहां मिलती हैं प्रयागराज, उसको पवित्र मानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो नदियों के मिलन को पवित्र मानते हुए देखते हैं और वहां पर धार्मिक कार्य किए जाते हैं। मैदानों में हल्की ढलान होती है, वहां नदी में नौका संचालन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उसके अलावा उसी नौका संचालन को आर्थिक गतिविधियों का सहारा भी बनाया जाता है। आप बहुत सारी चीजें देखोगे, यानी कि आप मैदानों की ओर जब आओगे, नदियों के क्षेत्रों में आओगे, तो इस प्रकार की चीजें आम तरीके से देखने को मिलेंगी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग ही एक व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान है जहां लोग आने जाने के लिए नौकाओं का प्रयोग करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आज भी आपको नाव का सहारा लेकर के जाना पड़ेगा, और नाव का सहारा लेकर के जाना पड़ेगा। या तो आप वहां रह रहे हो तो नाव आपकी खुद की होगी, आप उसको इकोनॉमिकली भी यूज कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी जगह मैंने देखी भी है, मैं खुद भी पर्सनल गया हूं, तो बहुत सारी जगह जहां पर नौका का प्रयोग करना पड़ता है, और वो टिकट भी ऐसे ही लेते हैं, 300-400 कुछ ऐसे।
ताकि उनकी भी अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है इन चीज़ों से। ठीक है, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। या आप देख सकते हो गंगा नदी में नौका परिवहन। अब उस घाट पे आपको जाना है तो उस घाट पे जाने के लिए आपको नौकाओं का प्रयोग करना होगा, इधर से उधर जाने के लिए, तभी जाकर के चीजें संभव हो पाती हैं। पूरी पृथ्वी के 3 स्थल रूपों के बारे में हमने जान लिया है और एक जटिल स्वरूप को देख लिया हमने। उसके अलावा कुछ और स्थलों रूपों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त करी है। एक स्थल रूप मरुस्थल भी है। यहाँ पर भी मरुस्थल हम देख सकते हैं जहाँ पर कम बारिश होती है और कम बारिश के कारण वहाँ की मिट्टी सूखी हुई होती है और रेतीला भाग जो दिखाई देता है उसे हम मरुस्थल बोल देते हैं। मरुस्थल व्यापक व दूर तथा शुष्क का फैलाव होता है। शुष्कता मतलब ड्राई, जहाँ पर चीज़ें होती है सूखा रहता है, मिट्टी मिट्टी नज़र आती है। यह अक्सर मैदानी भाग में पाया जाता है। ठीक है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं, रेतीला क्षेत्र। और वनस्पति जगत और प्राणी जगत बहुत कम मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं और मरुस्थल स्वभाव में गर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका का सहारा मरुस्थल और भारत का थार मरुस्थल इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ मरुस्थल ठंडे भी देखे जा सकते हैं, जैसे एशिया का गोबी मरुस्थल, अंटार्कटिका महाद्वीप को भी मरुस्थल के रूप में जानते हैं। मरुस्थल वो चीज जहां जीवन ही बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर पॉसिबल। पश्चिमी राजस्थान देखिए, बहुत कम मात्रा में आपको जीवन मिलेगा। अंटार्कटिका देखो, लाइफ बहुत ना के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे चीज जहां पर वो है, जहां पर जीवन की संभावना ना के बराबर होती है, बहुत कठिनाई से वहां सरवाइव करना पड़ता है, उसे बोलते हैं मरुस्थल। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग वहां पर ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे चैलेंजेस के बावजूद भी कुछ मरुस्थल में लोग रहते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिए हैं। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय, समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले गीतों, किंवदंतियों, कथाओं, सांस्कृतिक धरोहर संजो कर रखते हैं। आप देखना कभी, हमारा थार मरुस्थल है, उसमें जाओगे लोग रहते हैं, वहाँ गाना बजाना चलता है, अलग अलग प्रकार से कहानियाँ दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, बताई जाती है। वहाँ घूमने वाले लोग सुनते हैं उन चीज़ों को, दंत कथाओं को सुनते हैं। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संजोया गया है। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वे हमारे अनुकूल अर्थात स्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलापन साक्षी, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें जरूरी। यानी कि मनुष्य इस धरती पर जितने भी प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, स्थल रूप पाए जाते हैं, उन सभी स्थल रूपों में, उन सभी लैंडफॉर्म्स में हर तरीके से मनुष्य ने अपने आप को ढाल लिया है और वहां रहना शुरू कर रखा है। उसी चीज को वो अलग अलग प्रकार से, पहाड़ी लोगों ने पहाड़ों की तरह ढाला, मरुस्थलीय लोगों ने मरुस्थलों की तरह ढाला, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मैदानों की तरह ढल गए। और अगर मैं बात करूं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से लोग ढलते चले गए। तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल देते हैं, लचीलापन बोल देते हैं। और वो लचीलापन अक्सर हमें ऐसी जगहों पर देखने को मिलता भी है। ठीक है, वो लचीलापन हमें अक्सर ऐसी जगहों पर देखने को मिलता भी है, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक, कुछ कहानियां हमें तमिल संगम में नजर आती हैं। ठीक, 5 टिनई, 5 दृश्य भूमि, जिनको प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से उनको जोड़ा गया, मनोदशाओं से जोड़ा गया है। 5 दृश्य भूमियों की विशेषताएं और प्रत्येक में मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध, जैसे कुरुंजी है, पर्वतीय क्षेत्रों में खिलने वाला एक फूल है, वो शिकार का एक सिंबल दिखा रहा है। मुल्लाई है, घास के मैदान, पशुपालन को दर्शा रहा है। मृदम उपजाऊ कृषि के मैदान है, कृषि को दिखा रहा है। नेदल तटीय क्षेत्र है और ये मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा को दिखा रहा है। पालई शुष्क मरुस्थल जैसे घुमंतु और युद्धरत क्षेत्रों को दिखा रहा है। तो ये चीजें हमने देखी। ठीक है,
तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें हम दिखाई देती हैं। तो ये दक्षिण में, ये संगम साहित्य में इनका जिक्र मिलता है हमें। मैं कहूँ स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पठार, पर्वत और मैदान। तीनों हमने देख लिए, तीनों के बारे में हमने पढ़ा और उनकी फिजिकल स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जाना। पर्यावरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने जान लिया। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित हैं, वे निवास करते हैं। जब हिस्टोरिकल चीज़ों में लोगों ने वहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज की हैं, वहाँ पर रहना शुरू किया है, तो वो उन्हीं जगहों से रिलेटेड जहाँ वो रह रहे हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं, वर्ल्ड कल्चर को अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मानती है। और इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो हम डिफरेंट टाइप से इन स्थल रूपों को मानते आए हैं। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। और जितने भी स्थल रूप है वो एक प्रकार से बहुत सारे चैलेंजेस रखते हैं और उन चैलेंजेस के अलावा वो अवसर भी प्रदान करते हैं ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन यापन अलग प्रकार से चल सके। ये कहानी थी आज के लैंड फॉर्म्स की, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। ठीक है, कुछ शब्द दिखाए गए हैं जिनको जोड़े बनाने हैं आपको। ठीक, ये चीजें आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है भाई, जैसे यहां बना सकते हो आप, ऊंट मरुस्थल, देखते ही याद आ जाएगा मरुस्थल। ठीक, यमुना नदी है, गंगा मैदान, गंगा के साथ मिलेगा। ठीक, ओके, तो इस प्रकार से एवरेस्ट ग्रीष्मरंग है, ये पर्वतारोहण के क्षेत्र में आ जाएगा। किलिमंजारो ग्रीष्मरंग है। ठीक, अफ्रीका क्षेत्र में आ जाएगी। अफ्रीका क्षेत्र में आ जाएगी। पठार विश्व की छत के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, ऊंट है मरुस्थल में आ जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से चीजें काउंट हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। ये इस प्रकार से आप जोड़े बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन से इनको भी आप सोल्व कर सकते हो। हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला, इन चीजों के बारे में उत्तर दे सकते हो। तो हमने जो चीज पढ़ी है वो है स्थल रूप एवं जीवन, यानी कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूं लैंड फॉर्म्स और लाइफ, किस प्रकार से इन स्थल रूपों पर जीवन संभव है और किस प्रकार की चुनौतियां हैं और किस प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। वो सभी कहानियां हमें यहाँ पर समझ ली हैं, देख ली हैं और उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट यदि आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पूछ सकते हो। ठीक, किसी भी प्रकार का डाउट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम करते हैं। मिलते हैं 2:30 बजे अपनी PYQ की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।